मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल सांसद भवन में देश के वित्त मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 22-23 का बजट पेश किया और वह बजट आगामी 25 साल का जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें एक बुनियाद खड़ा करने का काम करेगा। मित्रों, आज उसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, 2020 से लेकर 2022 आज तीसरा साल चल रहा है और ये कोरोना का महामारी का पूरे विश्व में एक महामारी का दौर है। और यह महामारी का दौर में पूरे विश्व आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हुआ है, लेकिन अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सूझबूझ से आज हम यह कह सकते हैं भारत एक आर्थिक रूप से एक अच्छी स्थिति में खड़ा है। जब यह बजट पेश हुआ तो वास्तव में 25 साल में आगामी आने वाला जो 25 साल हो वह कैसा हो, इसका कहें हम एक विज़न हमको मिला। और वो विज़न है आर्थिक रूप से सबलता का, रक्षात्मक रूप से सबलता का, शैक्षणिक रूप से सबलता का, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में कैसे मजबूत हो, उसका रेल मार्ग हो, यातायात के साधन में रोड मार्ग हो, जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, सभी जगहों पर कैसे व्यवस्थित और द्रुत गति से कार्य हो, इसको इस बजट में पिरोने का काम किया गया। हम अगर चर्चा करेंगे तो हर एक क्षेत्र में, अगर हम रक्षा क्षेत्र में बात करें, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इससे पहले जब 2013 की हम बात करेंगे तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हथियार और सैनिकों की साजो और सामान सिर्फ परचेज विदेशी आयात पर निर्भर था, विदेशी देशों पर निर्भर था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया तो स्वदेशी निर्माण से जो तकनीक अपना विकसित करके जो सैनिक का साजो सामान बनेगा, उस साजो सामान का हम अपने सैनिक के लिए उपयोग करेंगे और विदेश से हम उस चीज़ को नहीं लाएंगे। और आज वह स्थिति आई है, जो सरकार ने संकल्प लिया है, जो 68% रक्षा बजट का 68% जो सौदा होगा, जो सैनिक सामान खरीदेंगे, वह स्वदेशी होगा। और इतना ही नहीं मित्रों, 25% टेक्नोलॉजी, रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा, नए नए अनुसंधान पर खर्च किया जाएगा, ताकि दुनिया के तमाम मजबूत देशों के सामने एक मजबूत स्थिति में हम खड़ा हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं, जिसका रक्षा क्षेत्र मजबूत है, जिसकी रक्षा नीति मजबूत है, जिसकी रक्षा स्थिति मजबूत है, वह देश किसी के सामने झुकने का काम नहीं करता है मित्रों। और उस देश का कोई भी देश सामना करने से डरता है मित्रों। और हमें सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने एक ऐसा कदम बढ़ाया है
तो आने वाला समय में हमें वह भी दिन देखने को मिलेगा जब हम एक बहुत ही बृहद पैमाना पर रक्षा क्षेत्र का विक्रेता बन के उभरेंगे, निर्यातक बन के उभरेंगे। यूँ तो अभी भी हमें कई देशों से रक्षा के लिए ऑर्डर आ रहे हैं साजो सामान के, और कई एक जगह हम लोगों ने उनको देने का भी काम किया है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था मित्रों। यह मोदी जी का देन है, मोदी जी का विजन का देन है। आज हम उस जगह पर खड़ा हैं। आप कृषि के क्षेत्र में ले लें, जो हमारा कृषि का क्षेत्र है वह पुराना पद्धति से चल रहा है। किसान अपनी फसल को उसी तरह से उपजा रहे हैं जो बरसों से उपजाया करते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर भी फोकस किया है। हमारा खेती कैसे उन्नत हो, उसी खेत में किसान की आमदनी दुगुनी कैसे हो। लोग कहते हैं कि सिर्फ एमएसपी बढ़ा देने से किसानों का भला हो जाएगा, सिर्फ किसानों को एमएसपी बढ़ा देने से किसानों को दोगुनी आमदनी हो जाएगी। लेकिन मित्रों, आपको यह ध्यान देना होगा, एमएसपी अनाज पर बढ़ेगा। जब अनाज भी अधिक नहीं होगी तो एमएसपी कैसे फ़ायदा करेगा। इसीलिए अनाज का उपज कैसे हो, ऐसा व्यवस्थित ढंग से खेती कैसे हो ताकि वह किसान अधिक से अधिक उपज उपजा सके और वह एमएसपी पर बेच के, बाज़ार मूल्य पर बेचकर भी वह दुगुनी मुनाफा कमा सके। इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और कृषि क्षेत्र में जो भी उपकरण लगने वाले हैं उस पर टैक्स कम करने का काम किया मित्रों। वह किसानों तक कैसे सहूलियत पहुँचे उसको प्रदान करने का काम किया मित्रों। ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, उसके द्वारा किसानों को कैसे उत्तम खेती हो, किसान कैसे व्यवस्थित ढंग से खेती कर पाए। मुर्गी पालन है, पशुपालन है, कई एक ऐसे ढंग के जो हमारे पुराने किसान क्या करते थे उसको कैसे उन्नत तरीके से हम काम करें। डेयरी फार्म है, आज भी हम लोग उतना मजबूत नहीं हुए हैं जितना विदेश डेयरी फार्म में और खेती में मजबूत है। आज भी हमारे यहाँ तिलहन आयात किया जाता है, आज भी हमारे यहाँ दलहन आयात किया जाता है। यह जो है यह स्थिति, जबकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है। ऐसा नहीं है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं है। हम उसी ज़मीन पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से, उन्नत तकनीक के माध्यम से हम अधिक उपज उपजा सकते हैं और हमारे किसान दोगुनी मुनाफा कमा सकते हैं मित्रों। अभी कोरोना काल है। कोरोना काल में जैसा कि हम जानते हैं, गांव के बच्चे हो या शहर के बच्चे हो, किसी भी वर्ग के बच्चे हो, पढ़ाई से छूट गए हैं। उनको सही रूप से व्यवस्थित पढ़ाई नहीं मिल पाया है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है और वह व्यवस्था क्लास 1 से लेके 12 तक, 12 क्लास तक 200 चैनल पर, जो 12 चैनल पर मात्र चला करता था, अब 200 चैनल पर एक शिक्षा व्यवस्था, जो सुदृढ़ व्यवस्था उस पर चलेगी और बच्चे घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर सकेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जिससे सुदूर एरिया में भी लोग इंटरनेट के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय में एक उन्नत शिक्षा का ग्रहण कर पाएंगे और वह बच्चे जो दिल्ली, बम्बई, अमेरिका नहीं जा पाते हैं, उस ढंग के शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वह घर बैठे गांव में ही अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह ग्रहण कर पाएंगे मित्रों। ये वास्तव में एक दूरदर्शी सोच है,
यह कल का भारत का एक उज्जवल भविष्य का सोच है। यह देखने में लगता है लेकिन बहुत ही बड़ा सोच है यह। इसके लिए मोदी जी ने यह इसी साल 5G लॉन्च करने का काम किया है मित्रों। इसी साल 5G लॉन्च होगा और हर एक गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग शहरी व्यवस्था के तहत इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा सके, इंटरनेट की सुविधा ले सके मित्रों। और इससे गांव और शहर में रहने वाले अपने आप को देश और दुनिया से अलग नहीं समझेंगे। जिस तरह से आज टीवी शहर में भी है और गांव में भी है, तो उसको लगता है यह एक माध्यम जो है हमें शहर देश से जोड़ता है, शहर के बराबर करता है। अभी लाइन जो हम बिजली की बात करते हैं शहर में भी है और सुदूर गांव में भी है, तो उसको लगता है जो शहर में सुविधा है वह सुविधा हमें गांव में भी मिल रही है। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, घर वह जो शहर में है वो गांव में उपलब्ध हो रहा है। अभी जो रोड और नाले की बात है वह गांव में जो है वो शहर में जो है वो गांव में मिल रहा है मित्रों। यह विकास है, यह ऐसी विकास है जो आने वाला समय में एक विकसित भारत की ओर हमें ले जाएगा मित्रों। उसी तरह ऑप्टिकल फाइबर के बीच जाने से गांव में बैठे लोग भी इंटरनेट के माध्यम से अपनी ज्ञानवर्धन कर सकेंगे और कई एक नेट के द्वारा जुड़े हुए कमाई को कर सकेंगे। अभी हम देखते हैं जैसा कि बच्चे लोग गेम खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कई एक ऐसे उपकरण हैं जो विदेशी लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, विदेशी कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है और हमारे बच्चे उसको यूज कर रहे हैं। क्यों ना हम अपने देश में वह गेम तैयार करें जो बच्चे के लिए हो, वह टेक्नोलॉजी तैयार करें जो बच्चे के लिए हो और वह उसमें भी हम स्वावलंबी हो। आपको मालूम होगा इसमें लाखों 3 लाख करोड़ का इसका मार्केट है। आप समझ सकते हैं जो हमारे देश से बाहर जा रहा है पैसा, इसको भी हमारे देश में रहना चाहिए। ऐसे हमारे बच्चे को टेक्नोलॉजी से लेस करना है मित्रों। अभी हम स्वच्छ गंगा की बात करते हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा 2500 किलोमीटर के गंगा के दायरे में 5-5 किलोमीटर की दायरे में जो आने वाले क्षेत्र हैं उसमें ऑर्गेनिक खेती होगी और वह ऑर्गेनिक खेती से किसान को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ गंगा जल जो है वह शुद्ध होने का काम करेगा मित्रों। क्योंकि आप जानते हैं जब भी बाढ़ आती है, जब गंगा में पानी आती है तो वह पानी फैलती है और वह खेत तक जाती है और खेत में जो खाद डाला जाता है उसको फिर लेके अपने साथ बह जाती है। इससे वह पानी भी दूषित होती है, उसकी गंदगी दूषित ना हो, वह पानी दूषित ना हो, इसके लिए मोदी जी ने एक संकल्प लिया है मित्रों। और यह वास्तव में एक भागीरथी संकल्प है, गंगा को साफ रखने के लिए, किसान को समृद्ध करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मित्रों। दूसरा उन्होंने ग्रीन ऊर्जा की बात की है। जो अभी हम कोयले से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, पर और भी कई एक ढंग से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमें सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हो, इसके लिए सरकार ने 19,500 करोड़ इसमें खर्च करने की बात की है। और वैसे किसान, वैसे लोग जो लगाना चाहते हैं ऊर्जा प्लांट, उसके लिए भी सरकार ने उसे प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया है मित्रों, ताकि आने वाला समय में हम उस ग्रीन ऊर्जा की ओर आगे अग्रसर बढ़ सकें। जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी होगी उसको कहाँ कैसे चार्जिंग सिस्टम मिले, कैसे उसका बैटरी बदला जाए, उसका भी व्यवस्था सरकार ने आने वाला समय में करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कल का भारत जो होगा वह डिजिटल भारत होगा, कल का भारत जो होगा वह स्वच्छ और सुंदर भारत होगा, कल का भारत जो होगा वह शिक्षित भारत होगा, कल का भारत जो होगा उद्यमशील भारत होगा। जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं तो लगता है जैसे दिल्ली, बम्बे
और बड़े बड़े शहर में ही जो कॉरपोरेट हैं उसी से हम उद्यमशील हो जाएंगे। नहीं मित्रों, जब तक मेरा ग्रामीण क्षेत्र उद्यम से नहीं जुड़ेगा तब तक हम भारत को एक उद्यमशील राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। और उद्यमशील राष्ट्र बनाने के लिए छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग जब हम घर में कुछ तैयार करेंगे तब जाके हम एक उद्यमशील राष्ट्र बना सकेंगे। और इसीलिए मोदी जी ने इसमें संकल्पना की है जो वन स्टेशन वन स्टेशन और वन सामान जो बस एक वस्तु की कल्पना की है। यानी अगर एक जगह पर हम एक स्टेशन है, एक शहर है, वहाँ पर एक सामान की वहाँ बहुतायता हो। कहीं अगर ताला बन रहा है, कहीं साइकिल बन रहा है, कहीं पर्स बन रहा है, कहीं खिलौना बन रहा है, कहीं मोटर कार बन रहा है, यानी विभिन्न तरह की, कहीं मोबाइल बन रहा है, कहीं चार्जर सिस्टम बन रहा है, कहीं बिजली का सामान बन रहा है। तो एक वो हब हो, वह स्टेशन उस चीज़ का हब हो ताकि वहाँ के छोटे बड़े जो भी उद्यमी हैं वहाँ को एक बड़ा मार्केट मिल सके और एक बड़ा मार्केट से जुड़ सके। मित्रों, ये सोच जो है ये वास्तव में भारत को विकसित बनाने का सोच है। मित्रों, आज के बजट, कल के बजट में जो भी भारत की रूपरेखा 25 साल के आगामी 25 साल को देखते हुए किया गया, यह अमृत महोत्सव के लिए किया गया, वह वास्तव में भारत को विकासशील विकसित देश बनने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो बॉर्डर के एरिया है, बॉर्डर के एरिया में बहुत सुदूर एरिया है जहाँ पर पहाड़ी एरिया भी है और रेगिस्तान एरिया भी है। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर एनसीसी कैसे डेवलप हो, वहाँ पर कैसे एनसीसी कार्डर डेवलप हो ताकि आने वाला समय में वहाँ से भी लोग रक्षा क्षेत्र में जा सके और भारत माता की सेवा कर सके। मित्रों, मोदी जी ने और यह बजट ने, मोदी जी ने इस बजट में ज़बरदस्त तरीके से देश को संवारने का काम किया। और यह बजट जो 34,500 करोड़ का है वह वास्तव में देश को तरक्की देने वाला है। आपको जैसा कि मालूम होगा विगत 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलने की योजना बनाई गई है। आप ज़रा कल्पना करें मित्रों, बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें रफ्तार वाली ट्रेन से क्या आवश्यकता है, लेकिन जो लोग बोलते हैं रफ्तार वाली ट्रेन से क्या आवश्यकता है वो खुद प्लेन से दिल्ली और बम्बई की यात्रा करते हैं। उनको मालूम है 1 घंटा में हमको दिल्ली से बम्बई चल जाना है, बम्बई से पटना चलाना है, लेकिन वह वकालत नहीं करते हैं जो ट्रेन भी फास्ट चले, वह वकालत नहीं करते हैं क्योंकि जनता को भरमाने का काम करते हैं। मित्रों, क्योंकि हमारे पास जितना व्यवस्थित चीज़ होगा, आज दुनिया कहाँ चल रही है, दुनिया चीन, जापान, जितना भी देश है हमारे आसपास वह सभी बुलेट ट्रेन चला रही है और बरसों से चला रही है और हम अभी तक कल्पना कर रहे हैं। इसीलिए हम उस ओर भी जाना चाहिए, हमें दुनिया के साथ नहीं, दुनिया साथ होते हुए दुनिया से आगे बढ़ना है और तब जाके हम एक विश्व गुरु जो कहते हैं, हम जो एक विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र बनने की कल्पना करते हैं वो बन पाएंगे। मित्रों, आज अगर आप किसी भी स्तर पर कमज़ोर हो जाएंगे तो दुनिया आपको किसी भी समय दबोचने का काम करेगा। मित्रों, इसीलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। आपने इस ढंग का बेहतरीन बजट पेश करने का काम किया ताकि देश का एक व्यवस्थित निर्माण हो सके। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।